यूपीपीएससी, मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट सबमिट हैं, क्लाइमेट सबमिट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एनवायरनमेंट की जो है जितनी भी सबमिट हैं आपको, हम उसको डिस्कस करेंगे ईजिली, मतलब एकदम क्विक रिवीजन हो जाए वो देखेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर कोर्स है, तो ये ऑलरेडी एक्टिव हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 3 कोर्सेज हैं इंग्लिश मीडियम में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारी डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 2020 का कोर्स था उससे 70 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे। आप नीचे पीडीएफ होगी, वहां से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सारी मेन हमारी क्लाइमेट समिट है, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। कैसे हमारा प्रोटोकॉल कब आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, दोहा क्लाइमेट, पेरिस क्लाइमेट, क्या क्या इसमें एग्रीमेंट्स लिए गए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वियना करेंगे, मॉन्ट्रियल करेंगे, अमेंडमेंट, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो 1979 है उसमें जो है फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई जेनेवा के अंदर। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है 1971 में हुई। तो आपको इसका ईयर भी याद रखना है, कब हुई थी और कहाँ हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। फिर जो है 1988 में जो है आईपीसी आपका इस्टेब्लिश हुआ। तो 1988 में जो है आईपीसी इस्टेब्लिश हुआ। तो आपको ये याद रखना है ईयर, कि कौन से ईयर में जो है आईपीसीसी जो है इस्टेब्लिश हुआ था। फिर 1992 में जो है आपका जो टेक्स्ट ऑफ यूएनएफसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसका टेक्स्ट जो है वो अडॉप्ट हुआ था। और ये कहाँ अडॉप्ट हुआ था? यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो जो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहाँ ये इसका टेक्स्ट अडॉप्ट हुआ था। तो आपको ये ईयर याद रखना है, कब जो वर्ल्ड की फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई थी, वो आपको ईयर याद रखना है 1979। और आईपीसी कब इस्टेब्लिश हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। तो आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटर, अगर बाई चांस अगर फुल फॉर्म आए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये आईपीसी की फुल फॉर्म होती है। और ये बेसिकली इस्टेब्लिश करा था यूएनईपी ने, यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो है और डब्ल्यूएमओ जो है, उन दोनों ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था। और आईपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर। तो जिनेवा के अंदर जो है आईपीसी का हेडक्वार्टर है। और इसका टेक्स्ट कब अडॉप्ट हुआ यूएनएफसीसी का? 1992 में हुआ था। और यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो ये न्यूयॉर्क में जो है इसका टेक्स्ट अडॉप्ट हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1994। तो 1994 में क्या हुआ था? आपका यूएनएफसीसी जो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो फोर्स में आया था। तो देखिए 1992 में जो है इसका टेक्स्ट अडॉप्ट हुआ, 1994 में जो है ये फोर्स में आया। 1992 में टेक्स्ट और 1994 में फोर्स में आया। फिर जो आपकी COP1 है, COP1 जो है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 है, COP1, वो आपकी बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1995 में। तो COP1 कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बर्लिन जर्मनी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि COP1 कहाँ हुई थी। तो बर्लिन जर्मनी में जो है फर्स्ट COP1 हुई थी। तो अभी हम जो है सारी जो है डिटेल में पढ़ेंगे, कितनी COP हो चुकी हैं और आने वाली अपकमिंग कौन कौन सी हैं। तो आप इसको आगे तक देखना। फिर है 1996 में क्या है कि जो आपका यूएनएफसीसी का जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरीट है, वो रीलोकेट हो गया था बोन जर्मनी में। तो यूएनएफसीसी का जो हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट है वो बोन जर्मनी में रीलोकेट हो गया था। इससे पहले था जेनेवा में। तो ये 1996 में रीलोकेट हुआ था। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यूएनएफसी का जो हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट है वो बोन जर्मनी में है। तो बोन में है यूएनएफसी का हेडक्वार्टर। फिर उसके बाद वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है। और ये कब आया था? 1985 में। तो 1985 में आपका वियना कन्वेंशन आया था।
तो बेसिकली जो 1985 है, जो आपका वियना कन्वेंशन है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का जो ग्लोबल प्रोटेक्शन है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ओजोन लेयर को जो प्रोटेक्ट करने की सबसे पहले बात कही गई वो वियना कन्वेंशन के अंदर ही कही गई। फिर है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में आया, तो बेसिकली ये कंटिन्यूएशन ही है वियना प्रोटोकॉल की। तो ये 1985 में आया था, ये 1987 में आया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो वियना कन्वेंशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। तो बेसिकली ये सब्सटेंस से रिलेटेड है, जो सब्सटेंस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उससे रिलेटेड है। और ये फोर्स में कब आया? 1989। तो 1989 में ये फोर्स में आया और इसने जो है टारगेट्स रखे ऑफ रिड्यूसिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करने के जो है वो टारगेट रखे हैं। तो बेसिकली इंडिया ने जो है अब ये अडॉप्ट कर लिया है। तो आप, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखना। और बेसिकली इसका 2017 में जो है अमेंडमेंट हुआ था। तो अमेंडमेंट में क्या था कि आप जो अमेंडमेंट जो कंट्रीज़ ने किया था, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, कि वो जो है फेज आउट करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को जो है फेज आउट करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखना कि कोई भी, जैसे आपको ये दे रखा होता है ना क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, और इस तरह से, तो किसी भी चीज़ में अगर फ्लोरो या कार्बन होगा ना, फ्लोरो या कार्बन ऐसे करके, तो दीज आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। मतलब अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन कौन सा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, अगर इसमें फ्लोरोकार्बन होगा तो दीज आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो आप यहाँ ध्यान रखना। तो अमेंडमेंट आया था 2017 में, इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था। तो डेवलप कंट्री जो है पहला ग्रुप था, इसने कहा था कि जो ये रिड्यूस करेगा HFC बाय 10% बाय 2019 फ्रॉम 2011 से 2013 लेवल तक, और 85% रिड्यूस करेगा 2036 तक। तो ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके टारगेट थे। डेवलपिंग कंट्रीज जो है ग्रुप 2, जैसे चाइना और इस टाइप की कंट्रीज हो गई, उन्होंने कहा था कि वो ये जो फेज आउट है वो 2024 में लॉन्च करेंगे, और ये जो है 80% अपना रिडक्शन करेंगे 2045 तक, 2045 तक जो है ये अपना रिडक्शन करेंगे। थर्ड ग्रुप जो है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का जो है नेक्स्ट ग्रुप, वो है इंडिया, और इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस टाइप की कंट्रीज। इन्होंने कहा है कि ये जो है बिगिन करेंगे 2028 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया जो है वो कब बिगिन करेगी, 2028 तक करेगी, और अपना 10% रिडक्शन करेंगे 2032 तक। 2032 तक 10% रिडक्शन और 85% रिडक्शन 2047 तक। तो रिडक्शन 10% बाय 2032, 85% 247। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 85% जो है रिडक्शन कब तक करना है, 247 तक, और 10% 2032 तक, और बिगिन करेंगे 2028 तक, 2028। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि अमेंडमेंट 2017 का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम देख लेते हैं पूरा, ये हमने माइंड मैप बनाया है कि कैसे किस तरह से जितनी सारी आपकी मेन क्लाइमेट समिट हुई थी उसका। तो 1992 में जो है आपकी अर्थ समिट हुई थी रियो, उसमें जो है आपका UNFCCC जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो अर्थ समिट जो हुई थी, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, रियो समिट 1992 में हुई थी, वहाँ आपका ये जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये रियो समिट हो गई। अब हम ना रियो की जो है बाकी समिट देख लेते हैं। रियो 5 समिट है जो, वो 1997 में हुई थी, इसको हम न्यूयॉर्क समिट बोलते हैं, न्यूयॉर्क समिट बोलते हैं। फिर रियो 5 के बाद जो है नेक्स्ट आपकी समिट हुई थी रियो +10, जो आपकी 2002 में हुई थी, जिसको हम जोहान्सबर्ग समिट बोलते हैं, इसको हम जोहान्सबर्ग बोलते हैं। बेसिकली इसमें ही जो है आपका एजेंडा 21 आया था। फिर नेक्स्ट है आपकी रियो +20, ये 2012 में हुई थी और ये रियो में हुई थी। तो ये रियो की जो समिट है। और लेकिन जो आपकी फर्स्ट रियो समिट हुई थी, अर्थ समिट, वहाँ UNFCCC जो है स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। फिर उसके बाद 1993 में आपकी COP3 हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3, जो जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसमें था कि एमिशन रिडक्शन करेंगे, मतलब जितना भी आपका ग्रीन हाउस एमिशन जो हो रहा है उसका रिडक्शन करेंगे। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 4 एंट्री में आया 2005 में,
और 2006 में जो है वो जो आपका जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल वो अडॉप्ट हुआ। जो फर्स्ट फेज है क्योटो प्रोटोकॉल का वो है 2008 से 2012। तो फर्स्ट फेज कौन सा है, 2008 से 2012, तो ये फर्स्ट फेज है। फिर 2017 के अंदर COP13 जो बाली है, तो बेसिकली हम यहाँ इसमें जो मेन क्लाइमेट समिट है जो इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्विक रिवीजन है, तो क्विक रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही देखना है। COP13 में जो है बाली है वो पोस्ट बाली में क्या हुआ कि जो आपके 2012 है, क्योंकि 2012 में तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका एंड हो जाएगा, तो 2012 के बाद आपको क्या क्या डिसीजन लेने हैं वो आपका बाली में डिसाइड हुआ COP13 में। फिर उसके बाद है 2019 में जो है वो आपका COP15 कोपेनहेगन जो है वो आई, उसमें जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के बारे में बात की गई और 2 डिग्री चैलेंज के बारे में बात की गई। फिर उसके बाद है आपका COP 2011 में जो है COP17 हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 डर्बन, जिसको हम डर्बन समिट भी बोलते हैं। तो इसमें जो है आपका न्यू यूनिवर्सल जो क्लाइमेट आपको क्या एक्शन लेने हैं बाय 2015 आफ्टर 2022, तो वो इसमें डिस्कस हुआ। मतलब 2015 तक आपको नए क्लाइमेट जो है एक्शन लेने हैं 2020 के बाद के लिए। तो इस यही डर्बन समिट जो है, डर्बन समिट में जो एग्रीमेंट हुए थे उसका ही रिजल्ट है कि आपका जो है पेरिस क्लाइमेट जो है उसमें जो है आपके एग्रीमेंट लिए गए। तो डर्बन समिट का जो रिजल्ट है वो ही पेरिस क्लाइमेट है। तो अगर आपको आ जाए कि पेरिस क्लाइमेट वाली जो फर्स्ट टॉक्स हैं वो किस समिट में हुई थी, तो इट्स इन डर्बन समिट। फिर उसके बाद 2012 जो है COP18 हुआ दोहा, इसमें जो है सेकंड कमिटमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल लिया गया, तो ये 2013 से 2022। तो इसमें क्या है कि जो आपका फर्स्ट फेज था क्योटो का वो एंड हो गया, फर्स्ट फेज है एंड हो गया, और इसमें सेकंड कमिटमेंट स्टार्ट हुआ 2013 से 2020 तक। तो फर्स्ट आपका कितना था 2008 से 2012 और 2013 से 2020 तक सेकंड कमिटमेंट आपका स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद 2013 में जो है आपके वार्सो जो है वो COP19 स्टार्ट हुआ। इसमें पहली बार जो है आपके फाइनेंस के बारे में बात की गई और जो आपका रेड प्लस होते हैं उनके बारे में फ्रेमवर्क जो है वो डिसाइड हुआ। फिर 2014 में COP20 आई लीमा, और इसमें जितने भी आपके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं लीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड वो सारे डिसाइड हुए। फिर देन है 2015 COP21 पेरिस। तो इट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पेरिस जो है आपके। देखो क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट हो गया, दोहा इंपॉर्टेंट हो गया, फिर पेरिस इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सारे जो है इसमें मेजर जो आपके एग्रीमेंट्स हैं रिलेटेड टू जो क्लाइमेट चेंज है वो सारे लिए गए। तो ये COP21 है पेरिस, इसमें था कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो कर देंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और कोशिश रहेगी कि इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर दें। जो रिच कंट्रीज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगी फाइनेंस टू पुअर। तो रिच कंट्री जो है क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो पुअर को प्रोवाइड करेंगी, और रिच नेशन जो है वो 100 बिलियन अ ईयर वो मेंटेन करेगा फंड। कितना फंड मेंटेन करेगा, 100 बिलियन अ ईयर वो फंड मेंटेन करेगा बियॉन्ड 2022 के बाद $100 बिलियन जो है वो फंड मेंटेन करेगा रिच नेशंस। फिर उसके बाद है आपका ये हो गया COP 2021 वो आपका पेरिस में होगा। फिर COP 2016 जो है वो मरकेश में हुई, एंड इसमें जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें जो है आपका पेरिस एग्रीमेंट जो है वो फोर्स में आया। COP 2022 में पेरिस एग्रीमेंट फोर्स में आया। तो आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी जो क्लाइमेट समिट है उसमें पेरिस एग्रीमेंट फोर्स में आया, तो आप ध्यान रखेंगे COP 2022 में जो है वो फोर्स में आया। 2017 के अंदर COP 2022 हुई फिजी बॉन के अंदर, एंड COP 2018 में COP 24 हुई कैटोवेस के अंदर। और इसके अंदर जो है जितने भी पेरिस एग्रीमेंट हैं उसके रूल्स जो है वो डिसाइड हुए। तो रूल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट डिसाइडेड इन COP 24।
तो आप ये ध्यान रखेंगे COP24 में डिसाइड हुए। 2019 के अंदर COP25 जो चिली है और ये मैड्रिड में हुई थी स्पेन के अंदर, और ये COP26 है जो है वो ग्लासगो में होने वाली है। तो ये 2021 में ग्लासगो में होने वाली है। तो ये सारी जो आपकी इंपॉर्टेंट जो है क्लाइमेट समिट है, और इससे रिलेटेड जो बाकी सारी डिटेल है ना, मैंने वीडियो बना रखा है एक्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये सब, या फिर आप कोर्स में जो है वो इससे सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं। तो हमने ये जो है इसमें जो है हमने सारा मेन क्लाइमेट समिट पढ़ ली, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हैं, Rio 10, Rio 20, Rio 5 जितनी हैं वो सारी पढ़ ली। तो आप इन सबको जो है आप रिवाइज करिए, एक दो बार इन सबको देखिए, और ये आपके लिए काफ़ी है।